हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं एसईओ का कोर्स और आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरमीडिएट लेवल का कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर एसईओ। पिछले सेशन में हमने सीखा बिगनर लेवल पर कंटेंट स्ट्रेटजी हम कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे और समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारा कंटेंट और अच्छे से बन सके। तो सबसे पहला पॉइंट है टॉपिक क्लस्टरिंग एंड पिलर पेजेस। अब इसको समझते हैं कि ये क्या चीज होता है, टॉपिक क्लस्टरिंग और पिलर पेजेस। देखिए, टॉपिक क्लस्टरिंग इज अ कंटेंट स्ट्रेटजी दैट ऑर्गेनाइजेस रिलेटेड कंटेंट अराउंड सेंट्रल पिलर पेज। टॉपिक क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट का बंडल एक तरह से जो कि पिलर पेजेस के इर्द गिर्द घूमता है, रिलेटेड कंटेंट टू इम्प्रूव एसईओ, साइट स्ट्रक्चर एंड यूजर नेविगेशन। पिलर कंटेंट, जो पिलर पेज होता है वो आपका मेन पेज होता है, फोकस्ड होता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। अब जो टॉपिक क्लस्टरिंग का मतलब हो गया कि जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एसईओ हो गया, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये सब क्या हो गया, टॉपिक क्लस्टरिंग हो गया। ठीक है ना। कंटेंट स्ट्रेटजी में इससे क्या होता है, एसईओ इंप्रूव होता है, साइट स्ट्रक्चर अच्छा बनता है और नेविगेशन अच्छा बनता है। अब पिलर पेज कवर ब्रॉड टॉपिक इन डेप्थ। जो पिलर पेज होता है, जो आपका मेन पेज होता है, वो ब्रॉड टॉपिक को डेप्थ में कवर करता है, जबकि क्लस्टर पेज क्या करता है, सब टॉपिक को कवर करता है, लिंक बैक टू द पिलर पेज। जो सब टॉपिक होता है वो पिलर पेज से लिंक होता है। अब समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। पिलर पेज को सबसे पहले समझते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव अथॉरिटिव पेज कवर ब्रॉड टॉपिक। ऐसा पेज जो कि ब्रॉड टॉपिक को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड पिलर पेज। फिर एक्ट एज अ सेंट्रल हब लिंकिंग टू मल्टीपल रिलेटेड क्लस्टर पेजेस। मतलब ऐसा कंटेंट जो सेंट्रल हब होता है और जितने भी रिलेटेड या सब टॉपिक होते हैं उनके साथ लिंक होता है। पिलर पेज कैसे, कंप्लीट गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। अब ये पूरा आपका पूरा एक पिलर पेज हो गया। अब डिजिटल मार्केटिंग में जितने टॉपिक्स होते हैं, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, पेड एड, जितना भी होता है वो सारे सब टॉपिक हो गए डिजिटल मार्केटिंग के। तो वो क्या हो गए, क्लस्टर पेज हो गए। अब क्लस्टर पेज को समझते हैं। क्लस्टर पेजेस मतलब पेजेस कवरिंग स्पेसिफिक सब टॉपिक रिलेटेड टू द पिलर। मतलब ऐसे टॉपिक्स, ऐसे पेज जो पिलर से रिलेटेड है, मतलब जो आपका मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड है, उसको बोलते हैं क्लस्टर पेज। लिंक बैक टू द पिलर, लिंक बैक टू द पिलर एंड अदर क्लस्टर पेज फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड एसईओ अथॉरिटी। ठीक है ना। एग्जांपल के लिए एसईओ बेसिक, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सब क्या हुआ, आपके पिलर पेजेस के सब टॉपिक है, डिजिटल मार्केटिंग के सब टॉपिक है, तो इसलिए क्लस्टर पेज हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग की। लिंक्स फ्रॉम क्लस्टर पेजेस टू पिलर पेज। ऐसे लिंक जो क्लस्टर पेज से पिलर पेज और पिलर पेज से क्लस्टर पेज पे लिंक करें, स्ट्रेंथ करते हैं आर्किटेक्चर को, डिस्ट्रीब्यूट एसईओ वैल्यू, और एसईओ वैल्यू आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कीवर्ड स्ट्रेटजी क्या होता है, पिलर पेज टारगेट्स ब्रॉड हाई वॉल्यूम कीवर्ड। मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो वो ये ब्रॉड है, हाई वॉल्यूम, लेकिन जो सब टॉपिक्स हैं वो लो वॉल्यूम पे और निश स्पेसिफिक होते हैं। क्लस्टर पेज के जो कीवर्ड होते हैं लॉन्ग टेल होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं और रिलेटेड सब टॉपिक होते हैं। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि क्लस्टर पेज कैसे हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड है उसमें देखना है कि कैसे उन्होंने कंटेंट स्ट्रेटजी फॉलो किया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर कंटेंट गैप एनालिसिस। आपको क्या करना होता है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल में, अभी तक हम लोग थोड़ा बेसिक लेवल पे जा रहे थे, अब थोड़ा और डीप में जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है, कंटेंट गैप एनालिसिस करना होता है। कंटेंट गैप एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कंटेंट गैप एनालिसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मिसिंग कंटेंट अपॉर्चुनिटीज टू वेबसाइट कंपेयर टू कॉम्पिटिटर और ऑडियंस। जब आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हो और ऑडियंस की नीड को समझते हो तो आपको चेक करना होता है कि आपकी वेबसाइट में पेज में गैप क्या है। इट हेल्प्स क्रिएट टारगेटेड कंटेंट टू अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक एंड इम्प्रूव रैंकिंग। इससे क्या होता है, और ज़्यादा ट्रैफिक अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है और रैंकिंग को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग कॉम्पिटिटर्स। हमें करना क्या होता है इसके लिए, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स, फाइंड टॉप रैंकिंग कॉम्पिटिटर फॉर योर टारगेट कीवर्ड और निश। जो आपके टॉप रैंकिंग कीवर्ड कॉम्पिटिटर हैं उनके टारगेट कीवर्ड के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करना होता है।
फिर उसके बाद उनके कंटेंट टाइप्स को, टॉपिक को डेप्थ में थोड़ा डीप में जाना होता है। उसके बाद है एनालाइज योर कंटेंट। आप अपने पहले दूसरों का कंटेंट देखो, फिर अपना देखो। आप अपना एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, ऑडिट योर एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, चेक विच कंटेंट टॉपिक्स आर कवर्ड, दियर डेप्थ एंड परफॉर्मेंस, ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट। आपको चेक करना होता है डेप्थ में कि कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब जहाँ पर आपको ट्रैफिक आ सकती है, उसका परफॉर्मेंस कितना है, उसके एंगेजमेंट क्या है। इसके बाद जब आप अपना कॉम्पिटिटर समझ लेते हो, आप अपनी वेबसाइट को समझ लेते हो, फिर उसके बाद आपको टॉपिक को देखना होता है, कीवर्ड समझना होता है कि कौन सा कीवर्ड उसमें है, हमारे में नहीं है, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसके बेसिस पे, और उसको जानने के बाद फिर आप अपने कंटेंट को अपडेट करते हो, ठीक है ना। तो आपको गैप एनालिसिस जरूर करना होता है। ये आप HREF, सेमरिस जैसे टूल के साथ कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए गैप एनालिसिस जब आप करते हैं तो जिसमें आपको कीवर्ड समझ में आता है, बैकलिंक समझ में आती हैं, जब ये सारी चीज़ें करते हो, कंटेंट किस तरह का लिखा हुआ है, इसके बाद फिर आप अच्छे से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो। उसके बाद आता है इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जब आप क्लस्टर पेज बनाते हो या पिलर पेज बनाते हो तो उसको इंटरनल लिंकिंग करना होता है। तो वो क्या चीज़ होता है? Internal linking is the practice of connecting. Internal link is the practice of connecting one page of your website to another. एक पेज ये है, एक पेज ये है आपकी ही वेबसाइट में, तो ये इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। एक पेज और है तो ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, ये इसके साथ कनेक्ट होता है, ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, ये इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। और ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जिसका कोई मतलब बने, ये नहीं कि बिना वजह के आप लिंक कर दो। हिरार्की एंड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? प्रॉपर लिंक पेज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, होम पेज के बाद कैटेगरी पास सब पेज आ जाना चाहिए। इससे क्या होता है? हेल्प सर्च इंजन प्रायोरिटाइज हाई वैल्यू पेजेस। इससे क्या होता है? सर्च इंजन जो हाई वैल्यू पेजेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, उनको वेटेज ज़्यादा मिलती है। एंकर टेक्स्ट, जब भी आप लिंक बनाते हो तो वो जो एंकर टेक्स्ट होता है, रीड मोर क्लिक हियर से बजाय यूज डिस्क्रिप्टिव रेलेवेंट एंकर टेक्स्ट विद कीवर्ड। ऐसा कीवर्ड बनाओ जो कि कीवर्ड उसमें इंक्लूड हो सके। इस तरह के कीवर्ड जैसे की फ्रेजेस, क्लिक हियर फॉर एसईओ बेनिफिट, इस तरह के कीवर्ड यूज नहीं करने होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कॉन्टेक्चुअल लिंक्स। प्लेस लिंक नेचुरली विद इन द कंटेंट वेयर इट एड वैल्यू। आपको इस तरह के लिंक्स नेचुरली लगाने होते हैं जो कि वैल्यू ऐड करे। सपोर्ट द टॉपिक एंड एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करे और टॉपिक को सपोर्ट करे। नंबर ऑफ लिंक्स, अवॉइड एक्सेसिव, ज़्यादा बहुत सारे लिंक नहीं लगाने चाहिए, जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही। अवॉइड एक्सेसिव लिंकिंग ऑन सिंगल पेज, मेंटेनिंग अ बैलेंस स्ट्रक्चर। जो लिंक आप इंटरनल लिंक भी करते हो तो इतना ज़्यादा लिंक मत कर दो कि बंदा पागल हो जाए और उसको समझ ही ना आए कि आप कहना क्या चाहते हो और बताना क्या चाहते हो। तो आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़े नेचुरली आपको कीवर्ड पे लिंक लगाना होता है। फोकस ऑन लिंकिंग टू रेलिवेंट हाई प्रायोरिटी पेजेस, जो हाई प्रायोरिटी पेजेस होते हैं उसी पर आप लिंक लगाएं। लिंकिंग टू पिलर पेजेस, क्लस्टर पेजेस शुड लिंक टू द पिलर। जैसे आपको पिलर पेज को क्लस्टर पेज से लिंक किया है तो आपके क्लस्टर पेज जो सब टॉपिक हैं वो भी पिलर पेज के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। उससे क्या होता है? अथॉरिटी स्ट्रेंथ होती है, अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो इस तरह से आप जो है इंटरनल लिंकिंग के स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे भी ऑन पेज एसईओ के पार्ट हैं, ठीक है ना। इनको आपको अच्छे से ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर फीचर्ड स्निपेट। तो हमारा जो कंटेंट है ना, जब आप कंटेंट आप बना लेते हो, फीचर्ड स्निपेट जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप यहाँ पे डालते हो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, जब आप यहाँ डालते हो, देखो ये एआई फीचर्ड स्निपेट आ गया एआई का। उसके बाद ये पीपल ऑल्सो आस्क, ये भी फीचर्ड स्निपेट है। इसके बाद आता है फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ये सारी चीज़ें भी हैं। ये सब क्या है? फीचर्ड स्निपेट है। तो इसके करने के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है, स्कीमा वगैरह यूज़ करना होता है, कंटेंट को उस तरह से लिखना होता है कि ये फीचर्ड स्निपेट में आ सके। तो कैसे आएंगे? पहले आप समझिए फीचर्ड स्निपेट है क्या, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। फीचर्ड स्निपेट आर हाईलाइटेड सर्च रिजल्ट दैट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द गूगल्स SERP प्रोवाइडिंग क्विक आंसर क्विक क्वेरी, मतलब शॉर्ट में सिंपल में आपको आंसर दे देता है
और जिससे आप समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली बड़े जल्दी आपको समझ में आ जाता है जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट फॉर स्निपेट इंक्रीजेज विजिबिलिटी, ड्राइव ट्रैफिक एंड एनहांसिंग क्रेडिबिलिटी। मतलब डिटेल पेज में जाने से अच्छा है कि आदमी जो है ना, पहले ही अगर छोटे थोड़े कुछ शब्दों में अगर उसको आंसर मिल जाता है, उससे उसका काम हो जाता है और फिर वो समझ जाता है, फिर वो चांसेस होते हैं कि आपके कंटेंट की जो है डेप्थ में आपकी वेबसाइट पर आए। अब इस तरह के कैसे आपको समझ में आएगा? आइडेंटिफाई स्निपेट अपॉर्चुनिटी, फोकस ऑन क्वेश्चन बेस्ड क्वेरी, व्हाट, हाउ, व्हाई, बेस्ट टिप्स। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये जो होते हैं फीचर्ड स्निपेट में ले आने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो आप टूल्स यूज करते हैं, सेमरस, गूगल, पीपल ऑल्सो आस्क टू फाइंड स्निपेट पोटेंशियल। तो आप किस तरह के, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, पीपल ऑल्सो आस्क जैसे इस तरह के टूल्स हैं जो कि बताते हैं कि आपके टॉपिक में फीचर्ड स्निपेट की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। इसके बाद है कंटेंट फॉर्मेटिंग फॉर स्निपेट। फॉर स्निपेट के लिए कंटेंट फॉर्मेटिंग कैसे होगा? पैराग्राफ स्निपेट, आंसर क्वेश्चन इन 40 to 60 वर्ड। मतलब जो भी क्वेश्चन आप लिखते हो उसका आंसर 40 to 60 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। आप लिस्ट स्निपेट बना सकते हैं, यूज नंबर और बुलेट लिस्ट स्टेप्स टिप्स फॉर रैंकिंग। मतलब जो भी आप पैराग्राफ देते हो, जैसे छोटा सा पैराग्राफ दिया, फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में भी आपने आंसर दे दिया। साथ के साथ आप टेबल यूज करते हो, प्रेजेंट डेटा और कंपैरिजन इन टेबल फॉर्मेट। जब आप टेबल वगैरह यूज करते हो तो टेबल स्निपेट, लिस्ट स्निपेट, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। फिर आता है यूज क्लियर एंड कंसाइज आंसर। आपको क्लियर एंड कंसाइज आंसर यूज करना होता है। प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर एट द बिगनिंग ऑफ द सेक्शन। मतलब शुरू में आपको डायरेक्ट वन शॉट में एक दो लाइन में आंसर दे देना होता है। फिर उसके बाद है फॉलो विद द सपोर्टिंग डिटेल इफ नीडेड। अगर और डिटेल जरूरत है तो आप और भी उसके बाद डिटेल में इंफॉर्मेशन दो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड नेचुरली। तो आपको जो कीवर्ड है ना वो नेचुरली यूज करना होता है। इंक्लूड द टारगेट क्वेरी इन हेडिंग, पैराग्राफ और लिस्ट। जो आपका कीवर्ड है जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं या ट्रैफिक चाहते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ या लिस्ट में यूज होना चाहिए। यूज वेरिएशन ऑफ क्वेरी और सिमेंटिक रिलेवेंस। जो एलएसआई कीवर्ड की हमने बात करी थी, रिलेटेड कीवर्ड की बात करी थी, वो सारे कीवर्ड भी यूज होने चाहिए ताकि मेन कीवर्ड को हेल्प मिल सके। आप स्ट्रक्चर कंटेंट फॉर इजी क्रॉलिंग। आपका जो कंटेंट है वो इतना वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि क्रॉलिंग आसानी से हो सके। जैसे आपका जो कीवर्ड है, या वैसे H2 H3 आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन फ्रेजेस में। और प्रॉपर आप ध्यान रखें कि HTML फॉर्मेट, लिस्ट, टेबल और हेडिंग, ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए आप क्या कर सकते हैं? ट्रैक विच कीवर्ड ऑलरेडी ट्रिगर स्निपेट टू कॉम्पिटिटर। आपको चेक करना होता है कौन सा कीवर्ड जो है आपके कॉम्पिटिटर में ट्रिगर कर रहा है, मतलब स्निपेट कौन सा आ रहा है। रेगुलर अपडेट कंटेंट टू मेंटेन स्निपेट पोजीशन। आपको रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। कुछ चार्ट, इमेज, वीडियो, इस तरह की चीजें आपको यूज करना होता है। ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन टू कॉम्प्लीमेंट स्निपेट। तो आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको करना है तो आप टास्क कर सकते हैं। जैसे हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट स्पीड, आप इसको तो राइट अ कंसाइज 50 वर्ड आंसर लिख सकते हैं। उसमें 5 टिप्स, बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं। फिर हेडिंग और सब हेडिंग यूज कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से यूज करते हैं तो फीचर्ड स्निपेट के लिए वो उसकी एबिलिटी बन जाती है, क्वालिफाई कर जाता है फीचर्ड स्निपेट में शो करने के लिए। नेक्स्ट है LSI। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे मैंने बार बार बताया कि जब भी आप कीवर्ड यूज करते हो, जैसे मान लीजिए कोई प्राइमरी कीवर्ड आपने यूज किया, सो डोंट ओवर यूज दैट। आपको सब सेकेंडरी कीवर्ड और जो है LSI कीवर्ड यूज करना होता है। LSI कीवर्ड्स आर टर्म्स, फ्रेजेस सिमेंटिकली रिलेटेड टू योर मेन कीवर्ड। Using them help search engine understand the context of your content, improving relevant and ranking. LSI कीवर्ड क्या करता है? टर्म्स, फ्रेजेस, मतलब ये क्या होता है, इसको फिर से समझते हैं। इसका LSI का फुल फॉर्म होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये ऐसे कीवर्ड टर्म्स होते हैं जो कि आपका जो मेन कीवर्ड होता है उससे रिलेटेड होता है। ये हेल्प करता है सर्च इंजन को समझने में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कंटेंट, आपके कंटेंट को समझने में, रेलेवेंसी को इम्प्रूव करने में, रैंकिंग करने में, और कीवर्ड स्टफिंग नहीं होता। जब आप अगर आप देखिए कोई बंदा आपको मिलता है और बार बार एक ही शब्द को रिपीट करता है तो आप बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वही वर्ड वो अलग अलग तरह से बोलता है तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं उसको सुनने में। इसे बोलते हैं LSI कीवर्ड। इसका मतलब समझते हैं फिर से। पर्पज ऑफ LSI कीवर्ड क्या होता है? सपोर्ट द मेन कीवर्ड विदाउट कीवर्ड स्टफिंग। मेन कीवर्ड को सपोर्ट करता है। हेल्प गूगल अंडरस्टैंड कंटेंट कॉन्टेक्स्ट, गूगल को कॉन्टेक्स्ट को समझने में हेल्प करता है। LSI कीवर्ड पाने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, LSI ग्राफ यूज कर सकते हैं, सेमरस यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। रिलेटेड सर्च, जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया, देखो यहाँ पे रिलेटेड ये सारी जो चीजें है ना, ये LSI कीवर्ड है, तो इन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। लुक फॉर सिनोनिम्स, रिलेटेड टर्म्स और कॉमन फ्रेजेस इन टॉप रैंकिंग पेजेस।
कंटेंट इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं आप, इसको कंटेंट में नेचुरली लगा सकते हैं। नेचुरली स्प्रिंकल एलएसआई कीवर्ड थ्रू आउट हेडिंग, पैराग्राफ एंड मेटा टैग्स, अवॉइड ओवर यूज, मेंटेन रीडेबिलिटी। जो एलएसआई कीवर्ड है हेडलाइन, पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग में आप यूज कर सकते हैं और ओवर यूज नहीं करना है। किसी भी चीज़ का ओवर यूज तो वैसे भी खतरनाक है। बेनिफिट ऑफ एसईओ, बेनिफिट फॉर एसईओ, ये क्या होता है एसईओ के लिए बेनिफिट होता है, इंप्रूव सिमेंटिक रेलेवेंस एंड रिड्यूस बाउंस रेट। इससे क्या होता है आप बोर नहीं करते हो, कस्टमर का एंगेज ध्यान बना रहता है और एंगेज रहता है वो, और लंबे टाइम तक रहता है, मतलब ड्वेल टाइम बढ़ता है, बाउंस रेट कम होता है। हेल्प रैंक फॉर मल्टीपल रिलेटेड क्वेरीज, जैसे मान लीजिए एक आपका प्राइमरी कीवर्ड है और आपने 10 20 50 एलएसआई कीवर्ड यूज किया है, तो आप मेन कीवर्ड पे तो रैंक करने के चांसेस होते ही होते हैं, साथ साथ 10 20 50 पे भी रैंक करने के चांसेस होते हैं। तो मान लीजिए मेन कीवर्ड की जो मंथली सर्चेज है 1000 है और जो बाकी के 100 हैं, अगर उनके 200 भी रख लो तो 200 कितना हो गया, आप मान के चलिए 2000 से 20000 के आसपास हो गया। तो इस तरह से आप देखिए आपका कितना वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हाँ 100 कीवर्ड तो एलएसआई कीवर्ड नहीं यूज होंगे क्योंकि फिर कंटेंट आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 200 भी अगर आप 10 कीवर्ड भी एलएसआई कीवर्ड लिखते हैं तो 200 के हिसाब से 2000 हो गया, तो आपके 3000 की स्ट्रेंथ हो गई। अब 3000 में से अगर आपको मान लीजिए कि 10% भी ट्रैफिक मिल जाती है, 5% भी ट्रैफिक मिल जाता है तो कितना होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपकी ट्रैफिक बढ़ती है। जब आप रेलिवेंट ट्रैफिक ले आते हो, इंटेंट बेस ले आते हो और जब करेक्ट ऑडियंस लेके आते हो, उस तरह से आपका जो वेबसाइट है उसकी रेपुटेशन बढ़ती है और गूगल की नज़रों में आप अच्छी वेबसाइट काउंट करके आते हो, फिर रैंकिंग बढ़ती है, फिर क्वालिटी लोग आते हैं और फिर लीड्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो एसईओ बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बशर्ते आपको उसको सही ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीमीडिया फॉर बेटर एंगेजमेंट, आपको मल्टीमीडिया की जैसे चीज़ें क्या हैं, इमेज है, ठीक है ना, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, इन्फोग्राफिक हो गया, चार्ट हो गया, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होता है। ये नहीं कि आपने बस फीचर्ड इमेज लगा दिया और कंटेंट लिख दिया, बोरिंग कंटेंट लिख दिया, नहीं, आपको थोड़ा सा इमेज अच्छे से लगाना, जहाँ जैसे इमेज ज़रूरत है उसको लगाना है, वीडियोस लगाना है, जैसे कुछ ट्यूटोरियल या डेमो आपने लग दिया, प्रेजेंट डेटा विजुअली फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग, आप कुछ इन्फोग्राफिक वगैरह लगा दिया, चार्ट वगैरह आपने यूज़ कर लिया, क्विजेज या स्लाइडर, क्लिकेबल एलिमेंट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें जो करती हैं क्या, ड्वेल टाइम बढ़ाती हैं, बाउंस रेट को कम करती हैं। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस ये हो गया। अब जब ड्वेल टाइम बढ़ेगा, मान लीजिए कोई वीडियो देख रहा है और वीडियो सर्च में भी आता है, इमेज में के भी सर्च आता है, वहाँ से अलग अलग जगह से आपको ट्रैफिक मिलती है, तो 100% आपको एसईओ को बेनिफिट होता है और प्रॉपर ऑप्टिमाइज होता है। यूज हमें फाइल नेम को डिस्क्रिप्टिव रखना होता है, जो इमेज होते हैं उसमें कीवर्ड यूज़ करना होता है, कंप्रेस करना होता है फाइल को, मेंटेन फास्ट लोडिंग, इंक्लूड कैप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, एक्सेसिबिलिटी। इस तरह से जब आप ऑप्टिमाइज करते हो अपने कंटेंट को तो आपको वेटेज अच्छी मिलती है, लोग बाग रुकते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और शेयर करते हैं, एंड देन यू गेट द बेनिफिट ऑफ एसईओ। सो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट लेवल का कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर एसईओ। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में थोड़ा हम एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे और डीप में जाएंगे और इसको समझेंगे, और समझेंगे नहीं फिर आगे चल के हम इसको अप्लाई भी करेंगे जब हम प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, क्योंकि जब आप बार बार देखेंगे तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा। ठीक है, तो आप इसको देखें और प्रैक्टिकली करें। थैंक यू सो मच।